दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंसान का कर्म कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। ये अलग बात है कि किसी को अपने कर्मों का फल बहुत जल्दी मिल जाता है तो किसी को मिलने में काफ़ी वक्त लग जाता है। लेकिन जिस भी दिन इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है उस दिन न तो उसको कोई बचाने वाला होता है और न ही दूर-दूर तक उनको कोई अपना दिखाई देता है। आज की जो सच्ची घटना है इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल यह घटना होता है हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य की एक शहर होता है पानीपत, और इसी पानीपत शहर का एक थाना लगता है सदर। और सदर थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी पड़ता है परमहंस कोटिया, और इसी परमहंस कोटिया का रहने वाला विनोद बरारा होते हैं। विनोद, जिनकी उम्र होती है करीब करीब 45 वर्ष के आसपास। विनोद के परिवार में उसकी पत्नी निधि के अलावा 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। विनोद, जो कि अपने ही इलाके में कंप्यूटर सेंटर चलाता है, ठीक ठाक पैसे कमाता है और अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात मैं आपसे कर रहा हूँ 5 अक्टूबर 2021 की सुबह के समय की। दरअसल विनोद जो है अपने घर के बाहर दरवाजे पे बैठा होता है। उसी समय सामने से एक पिकअप आती है और काफ़ी जोरदार की टक्कर विनोद को मार करके निकल जाती है। हालाँकि पिकअप जब विनोद को टक्कर मारती है, विनोद ज़ोर से चीखता है और उसकी चीख पुकार करके सुन के बगल के रहने वाले उसके चाचा हरेंद्र सिंह बाहर निकल आते हैं और उस पिकअप का नंबर भी नोट कर लेते हैं। पहले आनन-फानन में विनोद को लेकर के हैं तो पता चलता है कि विनोद के दोनों पैर टूट चुका है, जिसकी वजह से विनोद अब कभी चल ही नहीं पाता है। कुछ ही देर के बाद हरेंद्र सिंह नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और इस पिकअप का नंबर नोट करवा देते हैं। पुलिस जब उस नंबर से गाड़ी के डिटेल्स को निकलवाती है तो पता चलता है कि गाड़ी को चलाने वाला दीपक वर्मा है, जो पंजाब प्रदेश के भटिंडा शहर का रहने वाला होता है। दरअसल वो गाड़ी भी पंजाब के ही नंबर पर रजिस्टर्ड होती है। पुलिस वालों को जैसे ही दीपक का पूरा पता मिल जाता है, पुलिस दीपक के घर पे जाती है और उसको गिरफ्तार करके थाने लेकर के आ जाती है और फिर जाकर के एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज करके दीपक को जेल भेज देती है। कुछ 2-3 दिन का समय जैसे बीतता है तो दीपक बेल पर रिहा हो जाता है। लेकिन दीपक जब अपने घर पे आता है, करीब करीब 15 दिन का समय जब बीतता है, ठीक 15 दिन के बाद एक दिन दीपक फिर से विनोद के घर पे जाता है और उसको कहता है कि मैंने जानबूझ करके तुम्हारे ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाया था। दरअसल जो कुछ भी मुझसे गलतियां हुई, अब मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। जो तुमने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया है वो मुकदमा तुम वापस ले लो। लेकिन विनोद उन मुकदमा वापस लेने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि विनोद को ऐसा लगता है कि दीपक की वजह से मैं कभी चल नहीं पाता। तो दीपक के लाभ समझाने के बाद भी विनोद जब उसकी बात नहीं मानता है तो दीपक को अब विनोद को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मुकदमा वापस नहीं लिया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। हालांकि दीपक जब धमकी देकर के चला जाता है, विनोद उसके धमकियों से भी नहीं डरता है। लेकिन जैसे ही 20-25 दिन का समय बीतता है, आखिरकार अगले महीने 15 दिसंबर 2021 को दीपक विनोद के घर पे फिर से आ जाता है और उस समय दीपक अपनी पत्नी के साथ घर के भीतर मौजूद होता है। दीपक जब विनोद के घर पे जाता है, सीधे उसके घर के भीतर चला जाता है और विनोद की पत्नी निधि जब दीपक को देखती है, एकदम से वो डर जाती है और अपनी बेटी को लेकर के घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन दीपक जैसे ही विनोद के घर के भीतर एंट्री करता है तो दरवाजा एंट्री से अंदर से लॉक करता है। इधर निधि जब घर से बाहर निकलती है, वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। निधि की चीख पुकार सुनकर के विनोद के चाचा हरेंद्र सिंह कुछ पड़ोसियों को लेकर के वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। हरेंद्र सिंह भी दरवाजा खुलवाने की काफी प्रयास करते हैं, लेकिन दीपक अंदर से दरवाजा नहीं खोलता। इसीलिए हरेंद्र सिंह अब बगल की खिड़की से जाकर के अंदर का नजारा को देखते हैं तो देखते हैं कि दीपक विनोद को खाट से नीचे उतार दिया और अपने जेब से एक रिवॉल्वर और विनोद के ऊपर एक पर एक 2 गोलियां दाग देता है, जिसकी वजह से विनोद की वहीं पे घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। लेकिन दीपक जब दरवाजा खोल करके बाहर निकलता है, इससे पहले कि वो भाग पाता, पड़ोसी दीपक को पकड़ लेते हैं और फिर उसके काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई कर देते हैं और पिटाई करते समय पुलिस के हवाले भी कर देते हैं उसको। उसके बाद से पुलिस जब दीपक से विनोद की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो दीपक भी बहुत ही आसानी से अपना जुर्म को कबूल करता है। इसीलिए पुलिस अब दीपक को जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से उसको जेल भेज दिया जाता है। इधर विनोद की जब मौत हो जाती है, उसकी पत्नी निधि का रो रो करके काफ़ी बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद से निधि अपने पति का केस लड़ने लगती है और धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। धीरे धीरे करीब 2.5 वर्ष का समय बीत जाता है और ठीक 2.5 साल के बाद इधर हरियाणा के एसपी अजीत सिंह से शेखावत के नंबर पे एक
देसी नंबर से व्हाट्सएप आता है जिसमें लिखा जाता है कि करीब 2.5 साल पहले जिस विनोद रावरा की हत्या दीपक ने किया था, दरअसल इसमें केवल दीपक ही शामिल नहीं है बल्कि इसमें कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं। दरअसल यह मैसेज एसपी साहब के नंबर पे पिछले 2 दिनों से आ रहा था। अब जब बार-बार इस तरह का मैसेज एसपी साहब के नंबर पे आता है, एसपी साहब को लगता है कि कोई उनके साथ कहीं कोई फिरकी तो नहीं ले रहा है, कोई मजाक तो नहीं कर रहा है। इसलिए एक दिन एसपी साहब इंस्पेक्टर दीपक कुमार को बुलाते हैं, वो नंबर देते हैं और इंस्पेक्टर दीपक कुमार से कहते हैं कि इस नंबर के बारे में तुम पता करो, ये किसका है, कहीं कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है। इस पर इंस्पेक्टर दीपक कुमार जब उस नंबर की जांच पड़ताल करवाते हैं तो पता चलता है कि वो नंबर ऑस्ट्रेलिया का है, जो नंबर किसी प्रमोद कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। हालांकि इंस्पेक्टर दीपक कुमार जब उस नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं तो पता चलता है कि दीपक कुमार कोई और नहीं बल्कि विनोद का ही छोटा भाई। जैसे इस तरह से डिटेल्स मिल जाता है तो जाकर के जब वो एसपी साहब को देते हैं, एसपी साहब को पता चलता है कि दीपक विनोद का ही भाई है। एसपी साहब भी एकदम से चौंक जाते हैं और साथ ही साथ उस मैसेज का जवाब भी देते हैं। एसपी साहब प्रमोद कुमार से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्यों ऐसा शक है कि तुम्हारे भाई की हत्या में दीपक के अलावा कोई और भी शामिल है, और अगर कोई भी और भी शामिल है तो वो कौन है, कहाँ है, कैसे है। तो इस पे प्रमोद एसपी साहब को जवाब देते हुए कहता है कि साहब मुझे किसी और पे शक नहीं है बल्कि अपनी ही भाभी निधि पे है, क्योंकि मेरे भाई की जब हत्या हुई है उसके बाद से निधि एकदम से बदल चुकी है। दरअसल मेरे भाई की मौत के बाद निधि मेरे पिता वीरेंद्र सिंह के साथ भी बदतमीजी से पेश नहीं आते थे, इसीलिए मेरे भाई की मौत के बाद से मैं अपने पिता और अपने भाई के बड़ा बेटा हर्ष को अपने पास बुला लिया। प्रमोद जब इस सारी बात एसपी साहब को बताता है, एसपी साहब कहते हैं कि अगर सच में तुम ऐसा चाहते हो कि इस केस का रीओपन किया जाए तो तुमको इंडिया वापस आना पड़ेगा। प्रमोद कुमार एसपी साहब से वादा ही नहीं करता बल्कि 1 सप्ताह के भीतर ही वो इंडिया वापस आ जाता है और जा करके एसपी साहब से मुलाकात करता है। एसपी साहब जब प्रमोद से डिटेल्स में पूछताछ करते हैं तो प्रमोद एसपी साहब से कहता है कि साहब जब मेरे भाई की हत्या हुई थी उसके नाम से जो 50 लाख का जो इंश्योरेंस मिला था निधि ने उठाई थी, लेकिन पैसा मिल जाने के बाद निधि का रवैया ही नहीं बदल गया बल्कि जो लाखों की संपत्ति भी थी उन सब पे उसने कब्जा भी कर लिया है। एसपी साहब जब सारी डिटेल्स को सुनते हैं तो उनको भी कुछ शक लगता है, इसीलिए अब इस केस को रीओपन करने के लिए अदालत में गुहार लगाते हैं। और सबसे अच्छी बात कि अदालत से भी परमिशन इस बात को मिल जाती है। जैसे ही परमिशन मिल जाती है इसको रीओपन करने के लिए तो एसपी साहब इस केस की छानबीन करने के लिए गोपनीय तरीके से एक टीम को गठित करते हैं और सबसे पहले निधि के मोबाइल नंबर का करीब 3 साल पहले का कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं। कॉल डिटेल्स को जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिसमें निधि पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी सुमित कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। सुमित कुमार जो रहने वाला तो था गुहाना का, लेकिन सोनीपत के एक जिम में ट्रेनर की नौकरी किया करता था। पुलिस जब सुमित का कॉल डिटेल्स निकलती है तो पता चलता है उस डिटेल्स में एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा सामने होता है। दरअसल पुलिस वाले जब सुमित के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो पता चलता है कि उसके कॉल डिटेल्स में हत्यारा दीपक कुमार का भी नंबर मौजूद होता है। जैसे इस तरह की कॉल डिटेल्स मिल जाती है पुलिस अब कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू करती है। दरअसल पुलिस को अब पूरा विश्वास हो जाता है कि दरअसल इसमें और भी कई सारे लोग शामिल हो सकते हैं। इसीलिए 3 जून 2024 को पुलिस दीपक को जेल से 5 दिन के लिए रिमांड पे लेती है और फिर दीपक से विनोद की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। इस पर दीपक पुलिस वालों को बताता है कि साहब मैं तो पहले ही कबूल कर चुका हूँ कि मैंने ही विनोद की हत्या किया है, लेकिन पुलिस जब और भी लोगों का शामिल होने की बात कहती है दीपक इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। पुलिस उससे करीब करीब 4 दिनों तक पूछताछ करती है लेकिन दीपक अपनी जिद से पीछे ही नहीं हटता है। लेकिन जैसे ही 4 दिन का समय बीत जाता है आखिरकार 7 जून 2024 को पुलिस सुमित को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब सुमित से भी पूछताछ करती है तो सुमित भी पुलिस वालों को एक ही बात कहता है कि साहब इस हत्या में न तो मैं शामिल हूँ और न ही मैंने विनोद का हत्या करवाया है। पुलिस सुमित से भी 2 दिनों तक करीब पूछताछ करती है लेकिन सुमित भी जब अपना जुर्म को कबूल नहीं करता आखिरकार 10 जून 2024 को पुलिस विनोद की पत्नी निधि को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन पुलिस जब निधि को गिरफ्तार कर थाने लेकर के आती है उसके बाद से इन तीनों को सामने बिठाती है और फिर इनसे पूछताछ करती है। पुलिस जब इन तीनों को एक साथ बिठा करके पूछताछ करती है अब निधि के सामने कोई भी रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर के निधि अपना जुर्म को कबूल कर लेती है। लेकिन निधि जब अपने पति की हत्या की पूरी कहानी को बताती है तो सच में इसको सुनने के बाद खुद पुलिस वाले भी एकदम से चौंक सा जाती हैं। दरअसल इस पूरी घटनाक्रम का
जो शुरुआती होता है वो साल 2021 का होता है, जब निधि अपने ही इलाके के एक जिम में जिम करने के लिए जाती है, जहाँ पर निधि की पहली बार मुलाकात जो है सुमित से हो जाती है। सुमित जो देखने में काफी खूबसूरत होता है, हैंडसम होता है। हालांकि जिम के भीतर सुमित और निधि की जो पहली बार मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और कहीं ना कहीं दोनों की बातें एक दूसरे को काफी पसंद आती है, जिसकी वजह से निधि और सुमित के बीच में पहले दोस्ती हो जाती है। फिर दोस्ती बातचीत करते करते दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और आखिरकार एक दिन वो समय भी आ जाता है जब दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। लेकिन निधि का जब सुमित के साथ इस तरह का रिश्ता कायम होता है, अब निधि अब अपने पति से दूर होने लगती है। विनोद हालांकि अपने पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत तो करता है, लेकिन निधि जब सुमित के चक्कर में पड़ जाती है, धीरे धीरे करके अपने पति को भूलने लगती है। लेकिन जैसे कुछ महीने का समय बीतता है, आखिरकार एक दिन विनोद को अपनी पत्नी की सारी सच्चाई पता चल जाती है। विनोद को जब ये बात पता चलता है कि उसकी पत्नी का सुमित के साथ में अवैध रिश्ता शुरू हो चुका है, ये जान करके विनोद का गुस्सा एकदम कहते हैं ना सातवें तले पे चढ़ जाता है। हालांकि इसके बावजूद भी विनोद अपने पत्नी को काफी समझाने बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। विनोद के लाख समझाने के बावजूद भी निधि जो है वो सुमित से मिलना जुलना बंद ही नहीं करती है, बल्कि इसीलिए विनोद इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अब अपनी पत्नी का बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। आए दिन जब वो पिटाई करता है, विनोद जब अपनी पत्नी को पिटाई करते रहता है, तो अब निधि अपने पति से और ज्यादा नफरत करती है। दरअसल निधि और सुमित एक दूसरे से इतने ज्यादा करीब आ चुके थे कि दोनों में शादी तक भी करने का फैसला दोनों कर लिया था। विनोद जब अपनी पत्नी की पिटाई काफी कर देता है, तो निधि जब इस पिटाई के बारे में सुमित से जाकर के बताता है, तो सुमित भी इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि वो गुस्से में ही विनोद को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है। लेकिन सुमित जब विनोद को इस दुनिया से हटाने के लिए तय करता है, निधि भी इसके लिए तैयार हो जाती है। लेकिन निधि सुमित को समझाते हुए कहती है कि अगर हम दोनों को विनोद को इस दुनिया से हटाना ही है, तो इस प्रकार से हटाना है, इस तरीके से हटाना है कि हम मालामाल हो जाए। दरअसल निधि सुमित को समझाते हुए कहता है कि विनोद के नाम पर 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, क्यों ना विनोद को एक एक्सीडेंट करवा करके मार देते हैं, जिसकी वजह से उसका 50 लाख रुपया भी मुझे मिल जाएगा। 50 लाख रुपए की जब बात कह करके, तो ये सुमित भी ये बात सुन करके निधि की बातों में आ जाता है। उसके बाद से सुमित अपने जानने वाले दीपक कुमार से कांटेक्ट करता है। दीपक कुमार जो कि पंजाब के भटिंडा शहर के रहने वाला है, ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं होता है, बल्कि उसके 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन दीपक बहुत गरीब परिवार से होता है। सुमित जब दीपक से कांटेक्ट करता है, उसको अपने पूरे प्लान के बारे में समझाता है। कहता है कि अगर विनोद को तुमने अगर एक्सीडेंट करके मार दिया, तो बदले में मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख रुपए देने की जब बात कहता है, तो दीपक भी लालच में पड़ जाता है, क्योंकि वो गरीब था। खुद सुमित ही एक सेकंड हैंड पिकअप खरीद करके दीपक को देता है। उसके बाद दीपक कुछ दिनों तक विनोद का रैकी करता है, और जैसे ही विनोद के सारी डिटेल्स दीपक को मिल जाता है, 5 अक्टूबर 2021 को सुबह के समय अपने पिकअप को लेकर के विनोद की कॉलोनी में एंट्री करता जाता है। इधर सुबह सुबह विनोद जब अपने उठ करके दरवाजे पर बैठा था, उसी समय ही दीपक काफी तेजी से पिकअप को लेकर के आता है और उसको विनोद के ऊपर चढ़ा देता है और अपनी गाड़ी को वहां से लेकर के फरार हो जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से विनोद की मौत नहीं होती है, बल्कि उसके दोनों पैर टूट जाते हैं, जिसकी वजह से निधि और सुमित के सारा प्लान धरे के धरे रह जाता है। और इधर दीपक भी जेल चला जाता है। लेकिन दीपक जब जेल चला जाता है, उसके बाद से सुमित और निधि विनोद को जान से मारने का प्लान तय कर देते हैं। दरअसल इसी प्लान के तहत खुद सुमित ही 3 दिनों के भीतर ही दीपक को बेल पे रिहा करवा देता है और फिर से जाकर के दीपक से कांटेक्ट करता है और कहता है कि अगर तुमने विनोद को जान से मार दिया, तो बदले में मैं तुम्हें और भी 5 लाख रुपया दूंगा। साथ ही साथ अगर तुम जेल चले जाओगे, तो तुम्हारा केस भी मैं ही लड़ूंगा और तुमको बेल पर भी रिहा करवा दूंगा। तुम्हारी पत्नी और जो बच्चे हैं, उनका सारा खर्चा ही मैं ही उठा लूंगा। इतने सारी चीज़ों को जब लालच देता है, तो दीपक विनोद को जान से मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन विनोद को इस दुनिया से हटाने के लिए तीनों मिलकर के एक ऐसा प्लान बनाता है कि सबको ऐसा लगेगा कि दीपक ने विनोद को बदले की भावना में आकर के मारा है। दरअसल इसी षड्यंत्र के तहत एक दिन दीपक जाकर के विनोद से मुलाकात करता है और केस वापस लेने के लिए उसको धमकी देता है। जब केस वापस लेने से मना कर देता है विनोद, तो उसके बाद से 15 दिसंबर 2021 को दीपक विनोद के घर पे पहुंच जाता है। और लेकिन उसके घर के भीतर जब वो एंट्री करता है, अंदर निधि भी शामिल होती है। निधि जब दीपक को देखती है, अपने बच्चे को लेकर के वो घर से बाहर निकल जाती है।
क्योंकि निधि को पहले से ये बात पता था कि दीपक उसके घर पे क्या करने आया है और कैसे उसके पति को हत्या कर देगा। लेकिन जैसे वो घर से बाहर निकल जाती है, दीपक घर का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। इधर निधि अपने षड्यंत्र के तहत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। आस पड़ोस के लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं, उसी समय दीपक घर के भीतर ही विनोद के ऊपर एक पर एक 2 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से विनोद की उसी घटनास्थल पर मौत हो जाती है। उसके बाद से पड़ोसी जब दीपक को पकड़ते हैं, पहले पूरी तरीके से पिटाई कर देते हैं और फिर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस हालांकि दीपक से जब पूछताछ करती है, दीपक भी बहुत अच्छी आसानी से अपना जुर्म को कबूल कर लेता है, जिसकी वजह से पुलिस भी अब इस केस की ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करती है और दीपक को जेल भेज देती है। सच में निधि जब पूरी कहानी पुलिस वालों को अपनी ही जुबानी सुनाती है, 2.5 साल बाद आखिरकार पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करके अगले दिन जिला अदालत में पेश कर देती है, जहां से इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, न ही आपको दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।